जयपुर के भांगटोटा स्थित केशवपुरा गांव के ठाकुर जी मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर लड्डू गोपाल और राधा जी की बहुमूल्य मूर्तियां, 2 दर्जन से अधिक चांदी के छत्र और दान पात्र से नकदी ले गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 3 बदमाश दिखे। पुजारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। चोरी की वारदात से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जयपुर के भांकरोटा इलाके से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिवार मोड़ स्थित केशवपुरा गांव के ठाकुर जी मंदिर में देर रात चोरी की वारदात हुई। चोर मंदिर से लड्डू गोपाल और राधा जी की बहुमूल्य मूर्तियां, 2 दर्जन से ज्यादा चांदी के छत्र और दान पात्र में रखी नकदी चुरा कर ले गए। मंदिर के पुजारी रामस्वरूप शर्मा ने सुबह चोरी का पता लगते ही ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर भांकरोटा थाना अधिकारी मनीष गुप्ता पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे और जाँच शुरू कर दी। ये वारदात जो कि सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, इसमें 3 बदमाशों को चोरी की घटना को अंजाम देते देखा गया। घटना के बाद से ही ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें, भांकरोटा क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चोर पुलिस गश्त को धता बताते हुए आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। मैं रात को 10 बजे पट बंद करके घर चला गया था। उसके बाद में भी सुबह 4:30 बजे हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने जाके कहा कि मंदिर के ताले टूटे हुए हैं। फिर मैं आया आकर के देखा तो राधा कृष्ण की मूर्ति, लड्डू गोपाल की मूर्ति, पूरे छत्र 33-34 छत्र हैं, सब अलमारी का ताला तोड़ दिया। 90,000 उसमें थे। कैसे आए थे? मतलब वो मुंह बांध के आए हैं तो इसमें शीशा तोड़ के अंदर घुसे हैं। और क्या क्या चीज थी कीमती जो लेके गए हैं? क्या क्या तोड़ के गए? विस्तार से बताओ। छत्र ले गए कम से कम हम लोग 15-20 लाख के। तो 33 छत्र थे बड़े बड़े, 1.25 किलो के छत्र थे, वो भी ले गए। मूर्ति की चीज? मूर्ति 3 मूर्ति थी। मूर्ति करीबन 25 किलो के आसपास ही मूर्ति है। एक 3 मूर्तियां, 3 में से एक मूर्ति तो बाहर छोड़ गए। रात भर बारिश हो रही थी, उसका चोरों ने फायदा उठाया। 1 बजे के लगभग वो घुसे हैं, पीछे मंदिर के पिछले हिस्से से आए हैं। फिर पहले तो उन्होंने गेटों को खूब बजाया है, धक्के मारे हैं। फिर उनके पार नहीं पड़ी तो शीशे का गेट को तोड़ा है, जो दरवाजे के ऊपर शीशा लगा हुआ था उसको तोड़ा है। उसके बाद में वो अंदर घुसे हैं। अभी 3 लोग बताए जा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं उसमें 3 लोग बताए जा रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने ठाकुर जी की मूर्तियों को उठाया है। बड़ी बात है ये कि वो मंदिर परिसर में लगभग 1 घंटे रहे हैं। 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के लगभग यहाँ रहे हैं। इस दरमियान उन्होंने दूध पिया है, खाना खाया है, उसके बाद में वो लोग यहाँ से गए हैं। बड़ी मात्रा में ठाकुर गोपाल जी की ज्वेलरी ले गए हैं। चांदी के 33 छत्र थे, उसमें 1.25 किलो के छत्र भी हैं, वो ले गए हैं। और स्ट्रॉन्ग रूम में जो पैसे रखे होते हैं, अलमारी को तोड़ करके वो लगे गए हैं। दान पात्र को तोड़ करके उसमें जो नकदी थी, कैश था, वो भी ले। बिहार सरकार ने राज्य के बच्चों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की। अब सरकारी स्कूल के बच्चों को भी वह शिक्षा मिलेगी जो आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डिजिटल स्किल्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार चाहती है कि बिहार के बच्चे भी देश दुनिया के तकनीकी बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। राज्य के कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस नई योजना का फायदा मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही एक एजेंसी के साथ करार कर यह योजना जमीनी लेवल पर शुरू की जाएगी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि नीतीश सरकार ने कौन सी तैयारी शुरू की है, जिससे बिहार के बच्चे बचपन से ही स्मार्ट हो जाएंगे। नीतीश सरकार की नई योजना के तहत बच्चों को एडोबी कंपनी के डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए एआई की पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही उन्हें कंप्यूटर से जुड़ी अन्य जरूरी तकनीकी जानकारियां भी दी जाएंगी। इसका मकसद सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को एक ऐसा ज्ञान देना है जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि साल 2025-26 से कुछ चुने हुए स्कूलों में यह पढ़ाई शुरू कर दी जाए। फिर अगले साल 2026-27 में पूरे राज्य के सभी मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल में एआई और डिजिटल शिक्षा शुरू कर दी जाए। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल की शुरुआत की है। सरकार ने घोषणा की है कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ से अधिक छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डिजिटल स्किल्स जैसे आधुनिक तकनीकी ज्ञान से लैस किया जाएगा। ये योजना न केवल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को
एक नई दिशा देने का काम करेगी, बल्कि बिहार को आने वाले समय में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने की क्षमता रखती है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी के साथ साथ डेटा एनालिसिस, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और विजुअल लर्निंग जैसी क्षमताएं भी सिखाई जाएंगी, ताकि वे भविष्य की तकनीक प्रधान दुनिया में सफल हो सके। ये योजना वैश्विक तकनीकी कंपनी एडोब के सहयोग से लागू की जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और एडोब के बीच जल्द ही एक आधिकारिक समझौता किया जाएगा। एडोब के डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों को इंटरैक्टिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऑडियो, वीडियो, 3D मॉडल और मल्टीमीडिया कंटेंट के जरिए पढ़ाया जाएगा, जिससे सीखने की प्रक्रिया रोचक, व्यवहारिक और प्रभावी हो सकेगी। शिक्षा विभाग ने 2025 से 2026 के साल से कुछ चुनिंदा स्कूलों में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद साल 2026 और 2027 तक इसे राज्य के सभी मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत केवल छात्रों को ही नहीं, बल्कि शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे नई तकनीकी शिक्षा और पढ़ाने की पद्धतियों को सही तरीके से समझ सकें और छात्रों को बेहद रूप से मार्गदर्शन दे सकें। ये पूरी पहल पहले से ही बिहार में सफल रहे ओनियन मॉडल पर आधारित है, जिसके तहत राज्य के 6000 स्कूलों में लगभग 28 लाख बच्चों को 3D मल्टीमीडिया से पढ़ाया गया था। अब सरकार उसी मॉडल को और अधिक व्यापक, तकनीकी और आधुनिक बनाकर लागू कर रही है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये शहरी और ग्रामीण इलाकों के छात्रों के बीच की डिजिटल खाई को कम करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये स्पष्ट उद्देश्य है कि गांव के छात्र भी कंप्यूटर, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों को उसी सहजता से सीखें जिस तरह शहरों के छात्र सीखते हैं। सरकार चाहती है कि बिहार का कोई भी बच्चा तकनीकी शिक्षा की दौड़ में पीछे ना रह जाए और उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का पूरा अवसर मिले। ये योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उस विजन के साथ भी मेल खाती है, जिसमें छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उन्हें व्यवहारिक और तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करने की बात की गई है। सीबीएसई पहले ही कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए एआई को विषय के रूप में शामिल कर चुका है और अब बिहार सरकार भी उसी मॉडल को अपनाकर सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने जा रही है। इस योजना को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल एक शैक्षणिक सुधार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चुनावी कदम भी हो सकता है। बिहार में 2025 के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इस योजना के जरिए नीतीश सरकार ने बड़ी संख्या में युवाओं और उनके अभिभावकों को सीधे प्रभावित करने की कोशिश की है। राज्य की युवा आबादी, विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज के छात्र इस योजना के सीधे लाभार्थी होंगे, जिससे ये योजना एक मजबूत चुनावी मुद्दा भी बन सकती है। सरकार का दावा है कि ये योजना बिहार के बच्चों को भविष्य की नौकरियों और करियर के लिए पूरी तरह से तैयार करेगी। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारा मकसद है कि गांव के बच्चे भी उतनी ही सहजता से कंप्यूटर, डेटा और एआई सीख सके जितनी कि शहरों में पढ़ने वाले बच्चे। ये पहल बिहार की नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से दक्ष और जागरूक नागरिकों में बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। निसंदेह ये योजना बिहार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। ये न केवल राज्य की शैक्षणिक गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगी, बल्कि बच्चों को वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में भी सहायक होगी। ये पहल बिहार को एक डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंगलवार को और गहरा गया, जब यमुना नदी
यमुना बाजार में अपने तटबंधों को तोड़कर रहायशी कॉलोनियों में घुसने लगी और लोगों को राहत शिविरों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुबह 6 बजे नदी का जलस्तर 205.68 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 3 मीटर से ऊपर है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि शाम 5 बजे तक जलस्तर बढ़कर 206.50 मीटर के आसपास पहुंच सकता है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे बारिश मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। अधिकारियों ने बताया कि इन संवेदनशील इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। शाहदरा के जिला मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि यमुना में बढ़ते जल स्तर के कारण लोहा पुल पर यातायात और सार्वजनिक आवाजाही मंगलवार शाम 5 बजे से बंद कर दी जाएगी। इसी बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना जताई। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां एक और राजनीति की गूंज सुनाई देती है, वहीं आज यहां बह रही है सिर्फ एक आवाज, खतरे की। यमुना उफान पर है और पानी अब राजधानी के घरों की दहलीज लांघ चुका है। लाखों लोगों के आशियाने डूब रहे हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। मंगलवार सुबह जब लोग उठे तो उन्हें बाढ़ की सच्चाई ने जगाया। यमुना नदी का जलस्तर 205.68 मीटर तक पहुंच चुका था, जो कि खतरे के निशान 205.33 मीटर से काफी ऊपर है और अंदेशा है कि शाम तक ये स्तर 206.5 मीटर तक जा सकता है। यमुना बाजार के नजदीकी नदी ने अपने तट तोड़ दिए हैं और कॉलोनियों में पानी घुस चुका है। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। राहत शिविरों की ओर रुख करा जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि राहत क्या जल्दी मिल पाएगी। दरअसल हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जो दिल्ली के निचले इलाकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। लाखों लीटर पानी हर घंटे यमुना में डाला जा रहा है और प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, खासकर उन इलाकों में जो नदी के करीब है। जहां कभी जिंदगी हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ पानी ही पानी है। बता दें, शाहदरा के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि आज शाम 5 बजे से लोहा पुल पर यातायात पूरी तरह बंद किया जाएगा। यह पुल न सिर्फ दिल्ली के पूर्वी और मध्य हिस्से को जोड़ता है, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है। लेकिन अब जब यमुना खतरे से बाहर जा चुकी है, तो सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए चेतावनी जारी की है। मंगलवार को बादल छाए रहेंगे और मध्य बारिश होगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेकिन तापमान से ज्यादा चिंता इस बात की है कि अगर बारिश यूं ही जारी रही तो हालात किसी भी मोड़ पर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम की। सोमवार को दोपहर 3 बजे से लेकर 7 बजे तक यहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। सिर्फ 4 घंटे में 100 मिमी से ज्यादा पानी बरसा। नतीजन शहर की सड़कों ने नालों का रूप ले लिया। हीरो होंडा चौक, पटेल नगर और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख इलाके पानी में डूब गए। खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां सेवा लेन को पूरी तरह बंद करना पड़ा क्योंकि वहां ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। गाड़ियों की कतारें, ट्रैफिक जाम और जगह जगह पानी का सैलाब, ये अब गुरुग्राम की नई पहचान बनती जा रही है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करें। वे अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सुविधा करें। ये एक असामान्य मानसून नहीं है, ये एक चेतावनी है। सवाल सिर्फ मानसून का नहीं है, सवाल है हमारी तैयारी का। हर साल बाढ़ आती है, हर साल तस्वीर बदल जाती है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, वो है आम लोगों की परेशानी, उनका नुकसान और प्रशासन की लाचारी। दिल्ली और गुरुग्राम 2 अहम शहर हैं जो आज पानी में डूब चुके हैं। जहां एक तरफ लोग अपना सब कुछ छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर फंसी गाड़ियां, जाम में फंसे लोग और बढ़ता खतरा, ये सब एक बड़ा सवाल की ओर इशारा करते हैं। क्या हम तैयार हैं ऐसे हालातों के लिए? अब वक्त आ गया है कि सिर्फ चेतावनी जारी करने से आगे बढ़ा जाए। जरूरत है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की और समय रहते एक्शन लेने की, वरना हर मॉनसून में दिल्ली और एनसीआर ऐसे ही डूबते रहेंगे। यमुना का पानी धीरे धीरे राजधानी को अपने गिरफ्त में ले रहा है। निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जल स्तर बढ़ने की गति ने प्रशासन की चिंताओं को और गहरा कर दिया है।
अब निगाहें शाम 5 बजे पर टिकी है, जब ये तय होगा कि यमुना कितना और उफान पर जाएगी। इस बार सिर्फ सावधानी नहीं, सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि पानी अगर घरों तक पहुंच गया तो समझिए खतरे की आखिरी सीमा पार हो चुकी है। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक इम्तिहान है दिल्ली और गुरुग्राम दोनों के लिए। और इस इम्तिहान में हम सब की जिम्मेदारी है सच को समझना, सतर्क रहना और एक दूसरे की मदद करना। कहीं घर ढहे, कहीं मवेशी बह गए, गांव के गांव जलमग्न हो गए। पंजाब में आई भयानक बाढ़ ने पूरे राज्य को हिला दिया। पिछले 1 महीने से ये पूरा प्रदेश भीषण बाढ़ और संकट से जूझ रहा है। 1 अगस्त से अब तक बाढ़ के कारण राज्य में 30 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2.56 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने इसे दशकों की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा करार दिया। सूबे में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान के साथ मौसमी नालों में बड़े जलस्तर से कई जिलों में भारी तबाही मची। यह बाढ़ पिछले 40 सालों में सबसे खराब बताई जा 2.5 लाख लोग खतरे में, 30 से ज्यादा की मौत, कई लापता, 1000 से ज्यादा गांव जलमग्न। क्या डूब जाएगा पंजाब? अगस्त सितंबर के महीने में पंजाब में आई भयानक बाढ़ ने पूरे राज्य के लोगों को हिलाकर रख दिया है। पंजाब पिछले 1 महीने से भीषण बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। 1 अगस्त से अब तक बाढ़ के कारण राज्य में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने इसे दशकों की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा करार दिया है। सूबे में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान के साथ मौसमी नालों में बड़े जलस्तर से कई जिलों में भारी तबाही मची हुई है। ये बाढ़ पिछले 40 सालों में सबसे खराब बताई जा रही है, जो 1988 वाली बाढ़ से भी ज्यादा विनाशकारी लग रही है। 1300 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं और जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ से सबसे ज्यादा असर अमृतसर में देखा गया, जहां 35,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद फिरोजपुर में 24,000 से ज्यादा लोग, फाजिलका में 21,562 लोग, पठानकोट में 15,000 से ज्यादा लोग, गुरदासपुर में 14,500, होशियारपुर में 1152, SS नगर में 7,000, कपूरथला में 5,650, मोगा में 800 और जालंधर में 653 लोग प्रभावित हुए हैं। मानसा में 163 और बरनाला में 59 लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 15,688 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। सबसे ज्यादा 5,549 लोगों को गुरदासपुर में बचाया गया, जबकि फिरोजपुर में 3,321 लोगों को, फाजिलका में 2,049 और अमृतसर में 1700 और पठानकोट में 1,139 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया। चंडीगढ़ में भारी बारिश के चलते मंगलवार को सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया। प्रशासन ने पटियाला की राव नदी पर भी नजर रखने और निचले इलाकों में समय रहते अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह पंजाब सरकार ने राज्य भर में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स को 3 सितंबर तक बंद करने का आदेश दे दिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद उफनती सतलुज, ब्यास और रावी नदियों और मौसमी नालों के कारण पंजाब के बड़े हिस्से भी बाढ़ की चपेट में हैं। अब सवाल यह है कि इस बार बाढ़ क्यों आई? क्या ज्यादा बारिश जिम्मेदार है या नदियों का बहाव? वैज्ञानिक कारण क्या है? सही मायने में दोनों जिम्मेदार हैं। ये बाढ़ 13 अगस्त 2025 से शुरू हुई, जब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हुई, लेकिन मुख्य वजह ऊपरी इलाकों में हुई ज्यादा बारिश है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मानसून की भारी बारिश से नदियों के कैचमेंट एरिया भर गए हैं। इससे सतलुज, ब्यास और रावी नदियां 2 से 4 लाख क्यूसेक पानी लेकर बहने लगी, जो कि खतरे के स्तर से ऊपर थी। डैमों से पानी छोड़ना पड़ा, जिससे डाउनस्ट्रीम में बहाव तेज हो गया। फिलहाल सीएम मान ने भी बताया है कि वो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं और सरकार के पास फंसे राज्य के 60,000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है। उम्मीद करते हैं जल्द हालात सुधरेंगे और पंजाब फिर से खुशहाल होगा। अमेरिका की ओर ये लगाया गया 50% टैरिफ प्रभावी हो चुका है। टैरिफ का कपड़ा उद्योग पर कितना असर पड़ेगा, इसकी जानकारी संगठन ने खुद ही दी। साथ ही ये भी बताया कि सरकार की ओर से कपास निर्यात पर टैरिफ खत्म करने का क्या फायदा मिलेगा। संगठन का कहना है कि अमेरिका के 50% शुल्क के प्रभावी होने के बाद अगले 6 महीने में भारत के कपड़ा निर्यात का करीब 1/4 हिस्सा यानी 25% बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका देश के कपड़ा उद्योग के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और अब निर्यातक ऑर्डर रद्द होने की समस्या से जूझ
रहे हैं। कपास के शुल्क मुक्त आयात को 3 महीने के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर तक करने से कपड़ा उद्योग को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस कदम से सरकार का प्रयास अपनी निर्यात रणनीति को पुनः तैयार करके और भारत की मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों FTA का लाभ उठाकर अमेरिका के अलावा अन्य वैकल्पिक गंतव्यों की तलाश करके उच्च शुल्क के प्रभाव को कम करना है। अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले से देश का कपड़ा उद्योग बड़े संकट में फंसता नजर आ रहा है। इस नए शुल्क के बाद भारतीय कपड़ा उत्पादों पर देखा जाए तो तकरीबन 50% तक का टैक्स लग रहा है। 50% अमेरिकी टैरिफ को लागू हुए तकरीबन 1 सप्ताह हो चुका है, जिसके बाद अब व्यापार में कैसा असर है इसको लेकर जब हमने व्यापारियों से बात की तो उनका क्या कहना था, सुनिए। अभी पहले 25% की कुछ बात चल रही थी, फिर अभी हफ्ते पहले 50% का टैरिफ आ गया है। जो पहले था तो थोड़ा कपड़ा जा रहा था और अभी ये जो 50% की बात है उसमें डिमांड कम हो गई है, प्रोडक्शन करना मुश्किल ही हो रहा है, क्योंकि आगे जो डिमांड थी वो हिसाब से हमने यान परचेज में वो सब कर लिया था, लेकिन अभी ये 50% की वजह से बहुत तकलीफ है। डिमांड कम हो गई है और मार्केट में पैसा भी नहीं घूम रहा है, उसकी वजह से ज्यादा तकलीफ है हमको। तो किस प्रकार से वहाँ जैसे डिमांड आपको आती थी, वो डिमांड जैसे कम हुई, व्यापारियों से क्या कुछ बात हो रही है? वो कपड़ा महंगा हो जाएगा ना। अभी जो 20 रुपए में माल बनता था अभी वो 50-60 रुपए पे चला जाएगा, तो सामने वाला कैसे परचेज करेगा उसको। उसके लिए हमको ज्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि आगे जा नहीं सकते हैं और पीछे मुड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमने ऐसा सोचा है, अभी हमारे टेक्सटाइल में ऐसी बात चल रही है कि अभी जो अपने कपड़ा बना रहे हैं तो कहाँ उसको सेल करना है। अभी हमारी बात हुई, जो हमारे आउट ऑफ कंट्री है, हमारे सब रिलेशन वाले और सब व्यापारी हुए हैं वहाँ पे, तो उनसे हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं, यानी जिम्बाब्वे है, UAE है, तो भाई वहाँ पे कैसे सिस्टम में कैसे चल रहा है। और ये जो टैरिफ की वजह से जो हमको मुश्किल आई ना, तो हमको वहाँ पे बिजनेस डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो अभी जो डिमांड आ रही थी वहाँ पे टैरिफ के पहले आप लोगों ने कुछ सप्लाई भी किया था, और टैरिफ के बाद वहाँ से व्यापारी जो आप वो क्यों मना कर रहे हैं? पहले सप्लाई तो जा ही रहा था, लेकिन ये जो टैरिफ है उसके वहाँ पे महंगा हो जाएगा, यहाँ से भी भेजने में दिक्कत है। और अभी ट्रांजैक्शन कुछ हो ही नहीं रहा है वहाँ पे। ये 50% टैरिफ लगा तब से ट्रांजैक्शन पूरा स्टॉप हो गया है। ये हफ्ता हुआ उसमें, यानी पूरा ट्रांजैक्शन स्टॉप ही हो गया है। क्या उम्मीद है आने वाले समय में कुछ बेहतर हो सकता है? हाँ, देखते हैं। मोदी साहब मेहनत तो कर रहे हैं, क्या है पॉलिटिकल हो जाएगा। हमको आशा है कि मोदी साहब कुछ न कुछ करेंगे उसकी। अमेरिका में जो एक्सपोर्ट हो रहा है $11 बिलियन का, उसमें $1 बिलियन में MMF टेक्सटाइल है और MMF टेक्सटाइल में भी ज्यादातर होम टेक्सटाइल है। तो होम टेक्सटाइल हम जो US से एक्सपोर्ट करते हैं, जो बेडशीट है, कर्टेन्स है, हम एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते हैं। लेकिन जितने भी हमारे ऑर्डर्स थे वो ऑर्डर्स अभी एक्सपोर्टर्स के खत्म हो गए, लेकिन कोई नए ऑर्डर्स नहीं है। तो फिलहाल यूएसए का जो हम लोग हमारा सप्लाई था वो अभी ऑर्डर्स नहीं है और वो सप्लाई बंद हो गया है। पहले जो 25% जो टैरिफ था उस वक्त क्या व्यापारियों का रिएक्शन था, और 50% तब कैसा? देखिए, ऐसा है कि 25% टैरिफ तक तो लोग एडजस्टमेंट कर सकते थे। वहां के जो बायर्स है वो भी थोड़ा बहुत परसेंटेज टैरिफ बेयर करने के लिए रेडी थे। यहाँ के एक्सपोर्टर्स भी थोड़ा बहुत अपना मार्जिन कम करके वो एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन अब जो 50% टैरिफ, मतलब इफेक्टिवली आपको 59% होता है, तो ये बहुत ज्यादा टैरिफ हो गया है। और ये टैरिफ से वहां की जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो भी बेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो वो हिसाब से इंडिया का जो सप्लाई है MMF टेक्सटाइल का या कोई भी टेक्सटाइल का, वो बिल्कुल जैसे बंद जैसे ही हो जाएगा।